कहानी एक बीरबल और गायब होता साया। फतेहपुर सीकरी में एक अजीब घटना की चर्चा तेजी से फैल रही थी। महल के पास रहने वाले लोग कह रहे थे कि रात के समय एक रहस्यमयी साया दिखाई देता है जो दीवारों पर चलता है, लेकिन उसका मालिक कोई नहीं दिखता। पहले लोग इसे मजाक समझते थे, लेकिन फिर महल के पहरेदारों ने भी दावा किया कि उन्होंने आधी रात को किले की दीवारों पर किसी को हिलते हुए देखा है, पर वो इंसान नहीं था। उसका साया तो था मगर शरीर नहीं। ये खबर अकबर तक पहुंची तो वह चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये क्या मामला है? दीवारों पर साया है लेकिन आदमी नहीं, क्या ये कोई जादू टोना है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में जादू से ज्यादा ताकत दिमाग की होती है। मैं इस साए का राज आज रात में खोल दूंगा। अकबर ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस 2 समझदार पहरेदार, एक लंबी रस्सी और महल की ऊंची छत तक जाने का रास्ता। और हाँ, आप उस समय ना आए, नहीं तो साया डर जाएगा। रात होते ही बीरबल महल की छत पर पहुंच गए। चंद्रमा की हल्की रोशनी दीवारों को दूध की तरह सफेद बना रही थी। सन्नाटे में केवल बीरबल के कदमों की आवाज आ रही थी। उन्होंने पहरेदारों को अलग अलग दिशा में खड़े होने का निर्देश दिया। रात के तीसरे पहर के आसपास अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। बीरबल ने तुरंत दीवार की ओर देखा। सचमुच वहां एक साया हिल रहा था। वो लंबा, दुबला और इंसान की तरह चलता हुआ दिखाई दे रहा था, पर शरीर बिल्कुल नहीं। पहरेदार डर गए, लेकिन बीरबल की आंखों में चमक आ गई। ये भूत नहीं, कोई चाल है, उन्होंने धीरे से कहा। उन्होंने तुरंत इशारा किया और पहरेदारों ने चुपचाप उस दिशा में जाल बिछा दिया। साया धीरे धीरे दीवार पर चढ़ रहा था। अचानक बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, तुम्हारी असली पहचान अब मुझसे छुप नहीं सकती। अचानक वो साया कांपने लगा और छाया के पीछे से किसी के कदमों की तेज आवाजें आने लगी। बीरबल ने रस्सी फेंकी और कुछ ही सेकंड में एक पतला, तेज और काला कपड़ा पहने आदमी पकड़ा गया। उसकी आंखों में डर था। उसके हाथ में एक चमकदार शीशा था और उसके कपड़े ऐसे थे जिनसे साया बड़ा और डरावना दिखता था। अकबर को रात में ही बुलाया गया। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम और ये साया क्यों बना रहे थे? वो आदमी कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मैं पड़ोसी राज्य का जासूस हूं। मुझे इस महल की सुरक्षा कमजोर करने के लिए भेजा गया था। डर फैलाकर मैं पहरेदारों की तैनाती बदलवाना चाहता था ताकि हमारे लोग आसानी से यहां घुस सके। ये शीशा खास तरह का है, इससे साया बड़ा और डरावना दिखता है, लेकिन मैं खुद दीवार से सटकर छिप जाता था। अकबर ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। तुमने हमारे लोगों को डराकर हमारी सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश की। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, डर वही फैलाता है जो खुद सच से डरता है। इसने लोगों को साए से डराया, पर खुद मेरे दिमाग का सामना नहीं कर सका। अकबर ने बीरबल की ओर गर्व से देखा। तुम सच में इस राज्य की ढाल हो। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, साया कितना भी बड़ा क्यों न हो, असली ताकत रोशनी में छुपी होती है। उस दिन से महल में हर रात सामान्य तरीके से पहरा दिया जाने लगा और हर आदमी ये जान गया कि कभी कभी सबसे डरावनी चीज भी सिर्फ एक चाल होती है। कहानी 2 बीरबल और खोए हुए सुरों का राज। एक शाम की बात है। फतेहपुर सीकरी का महल रोशनी से जगमगा रहा था। दरबार में एक बहुचर्चित कार्यक्रम होने वाला था। एक महान संगीतकार अपने जीवन की सबसे अनोखी धुन बजाने वाला था। कहा जाता था कि उसकी धुन सुनकर पक्षी तक उड़ना भूल जाते हैं और हवा भी रुक जाती है। पूरा दरबार उत्साहित था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। बीरबल भी पास ही बैठे थे। संगीतकार मंच पर आया। सबने शांति से सांस रोक ली। उसने अपने रबाब को छेड़ा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां तारों पर चली, कोई आवाज नहीं आई, न धुन न कंपन, जैसे दसियों साल से सूखी लकड़ी को छुआ हो। लोग हैरान रह गए। संगीतकार का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे रबाब के सुर कल रात से किसी ने चुरा लिए हैं। दरबार में हंसी छूट गई। कुछ दरबारी बोले, अरे, सुर भी चोरी होते हैं क्या? लेकिन अकबर ने तुरंत सभी को शांत कराया। अगर ये संगीतकार सच कह रहा है
तो ये मामूली बात नहीं। बीरबल, तुम जांच करो। बीरबल ने संगीतकार से पूछा, क्या रबाब को किसी ने छुआ? संगीतकार बोला, नहीं, ये हमेशा मेरे कमरे में बंद रहता था, लेकिन कल रात मैंने हल्की सी धुन बजाने की कोशिश की तो लगा जैसे किसी ने मेरे सुरों को किसी दूसरे जहां में भेज दिया हो। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि महल के सभी कमरों की तलाशी ली जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। रात को बीरबल अकेले बैठकर सोचने लगे। तभी उनकी नजर एक अजीब बात पर गई। संगीतकार के रबाब के तारों पर हल्की सी काली चिपचिपी परत थी, जो आमतौर पर किसी वाद्य यंत्र पर नहीं होती। बीरबल ने उसे सूंघा। उसमें एक अजीब सी मीठी खुशबू थी। अगले दिन बीरबल ने महल में सभी जानवरों के व्यवहार का निरीक्षण करवाया। उन्होंने पाया कि महल के आसपास के पक्षी अचानक उन पेड़ों पर इकट्ठा होने लगे थे जहां पहले वे कभी नहीं बैठते थे। उन पेड़ों पर भी वही मीठी खुशबू थी। बीरबल समझ गए कि सुर चोरी नहीं हुए, उन्हें कोई खींच रहा है। उन्होंने संगीतकार से कहा, आज रात मुझे आपके कमरे में सोने दे। रात गहरा रही थी। बीरबल संगीतकार के कमरे में लेट गए और रबाब को पास रख लिया। कुछ देर बाद हवा में वही मीठी खुशबू फैलने लगी। अचानक एक मुलायम सी सीटी जैसी आवाज सुनाई दी। बीरबल उठ बैठे। चांदनी में उन्हें एक हल्की सी चमकती परछाई दिखाई दी। वो परछाई कुछ इंसानी और कुछ हवा जैसी दिखती थी। वो धीरे धीरे रबाब के तारों के पास आई और उन्हें छूने लगी। जैसे ही उसने तार को छुआ, आवाज ने जैसे तार को खींचा लिया और तार बिल्कुल बेजान हो गया। बीरबल ने तेजी से एक कपड़ा उसकी ओर फेंका। परछाई हड़बड़ाकर पीछे हट गई और खिड़की की ओर भागी। बीरबल तुरंत पीछे दौड़े। बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वो परछाई एक पीले कपड़ों वाला दुबला पतला आदमी निकला। उसके हाथ में एक अजीब सा बक्सा था जिसमें चमकदार धुएं जैसे सुर बंद थे। बीरबल चिल्लाए, रुको, तुम कौन हो और सुर क्यों चुरा रहे हो? आदमी बोला, मैं नादिर हूं, एक खोया हुआ संगीतकार। जब मैं जवान था, लोग कहते थे कि मेरी धुन ऐसी है कि इंसान जीना भूल जाए, लेकिन एक हादसे ने मेरी आवाज छीन ली। तब से मैं दूसरों के सुर चुराकर अपनी खोई हुई कला पाने की कोशिश कर रहा हूं। बीरबल गंभीर स्वर में बोले, तुम्हारी कला दूसरों से छीन कर नहीं लौट सकती। सुर चोरी किए जाते हैं, महसूस किए जाते हैं। तुम्हारा रास्ता गलत है। नादिर रो पड़ा, मैं बेबस था, मेरी कला ही मेरा जीवन थी। बीरबल ने उसे पकड़कर दरबार में ले जाया। नादिर ने सब स्वीकार किया। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुमने हमारे संगीतकारों को नुकसान पहुंचाया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर ये आदमी अपनी कला वापस पाना चाहता है तो सजा से ज्यादा उसे एक मौका चाहिए। अकबर ने कहा, कैसा मौका? बीरबल ने कहा, इस बक्से में जो सुर बंद है, इन्हें रिहा कर दिया जाए। संगीत हवा की तरह है, बंद होने पर मर जाता है, आजादी में खिलता है। उन्होंने बक्सा खोला। अंदर से चमकदार धुआं आसमान में उड़ गया, जैसे अनगिनत सुर एक साथ आजाद हो गए हों। उसी पल नादिर के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे उसके अंदर फिर से धुन जाग उठी हो। बीरबल बोले, अब तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी, चोरी नहीं, साधना। अकबर ने नादिर को सजा देने की बजाय उसे दरबार का विद्यार्थी बना लिया। धीरे धीरे नादिर ने फिर से संगीत सीखना शुरू किया और कुछ वर्षों में वो एक बेहतरीन संगीतकार बन गया। चोरी से नहीं, अपनी मेहनत और सच्चाई से। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद महल के आसपास की हवा पहले से ज्यादा मधुर लगने लगी। शायद उन आजाद हुए सुरों की वजह से। कहानी 3 अकबर, बीरबल और खोए हुए साये का रहस्य। फतेहपुर सीकरी की एक ठंडी शाम थी। सूरज ढल रहा था और महल की दीवारों पर लंबी परछाइयां फैल रही थी। दरबार खत्म हो चुका था, पर अकबर अपने कक्ष की ओर जाते हुए अचानक ठिठक गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने जलते मशाल की रोशनी में उनकी परछाई तो दिख रही थी, मगर पीछे खड़े एक सैनिक की परछाई बिल्कुल नहीं थी। अकबर चौंक गए, पर सैनिक के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वो बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा था। अकबर ने उसे तुरंत बुलाया और पूछा, तुम्हारी परछाई कहाँ गई? सैनिक ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ समझ नहीं आता।
जब से मैं आज शाम ड्यूटी पर आया हूं, मेरी परछाई कहीं दिखाई नहीं दे रही। अकबर घबरा गए। उन्हें लगा कि ये कोई अपशकुन है या किसी तरह का जादू टोना। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल को जैसे ही खबर मिली, वो तुरंत मशाल लेकर वहां पहुंचे और सैनिक को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने जमीन पर नजर दौड़ाई। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, पर वहीं खड़े 5 अन्य सैनिकों की साफ परछाइयां बन रही थी। अकबर बेचैन होकर बोले, बीरबल, इसका कारण बताओ। क्या ये कोई बुरा संकेत है? बीरबल ने मशाल को एक अलग कोण पर करके सैनिक के पास रखा, लेकिन फिर भी परछाई गायब रही। उन्होंने सैनिक से कुछ सवाल पूछे, नाम, उम्र, शहर, सुबह से किए काम। सब कुछ साधारण था, लेकिन बीरबल की आंखें लगातार सैनिक के जूतों पर टिक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, जब तक मैं पूरा यकीन न कर लूं, कृपया मुझे थोड़ी देर की अनुमति दे। अकबर ने मंजूरी दे दी और बीरबल उस सैनिक को साथ लेकर महल के पीछे बने पुराने अस्तबल में गए। वहां बीरबल ने सैनिक को रुकने को कहा और खुद आसपास की धूल, मिट्टी और दीवारों का निरीक्षण करने लगे। फिर अचानक बीरबल एक कोने में रुके। वहां दीवार पर एक अजीब तरह का काला पाउडर पड़ा था, जो किसी पुराने चूर्ण जैसा लग रहा था। उन्होंने उन गलियों पर थोड़ा सा लिया और सूंघा। बीरबल ने सैनिक की ओर मुड़कर गंभीर आवाज में कहा, यह पाउडर तुम्हारे जूतों पर भी है। तुमने ये कहां पाया? सैनिक घबराकर बोला, हुजूर, मैं दोपहर में महल के पीछे बने परित्यक्त कमरे में गया था। सुना था वहां कुछ पुरानी चीजें रखी हैं। वहां एक टूटे घड़े में ये काला पाउडर मिला। मैं उसे समझ न पाया, बस पैर लग गया। बीरबल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, जहांपनाह, ये कोई जादू नहीं, ये एक बहुत पुराना कालकूट कालिख मिश्रण है, जिसकी खासियत है कि ये शरीर पर पड़ने वाली रोशनी को अपने अंदर सोख लेता है। जिसे ये पाउडर लग जाए, उसकी परछाई रोशनी में दिखाई नहीं देती। ये पहले युद्धों में सैनिकों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल होता था। अकबर चौंक गए, तो ये कोई षड्यंत्र नहीं? नहीं जहांपनाह, बीरबल हंसकर बोले, ये सिर्फ अज्ञानता है और थोड़ी सी लापरवाही। सैनिक ने गलती से अपने पैरों पर यह पाउडर लगा लिया और ये इतना महीन है कि कपड़ों और शरीर से चिपक जाता है। अकबर की चिंताएं दूर हो गईं, पर उन्होंने आदेश दिया कि वो परित्यक्त कमरा तुरंत सील किया जाए और उस पाउडर को सुरक्षित नष्ट कर दिया जाए, ताकि भविष्य में कोई भ्रम न फैले। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रात होते होते सैनिक की परछाई वापस दिखने लगी। पूरा महल ये देखकर खुश हुआ कि सब कुछ सामान्य हो गया, पर अकबर अब भी सोच में थे। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने इतना छोटा सा रहस्य इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, परछाई इंसान की सच्चाई जैसी होती है। अगर वो गायब हो जाए तो कारण हमेशा असाधारण नहीं होता। कभी कभी बस ध्यान से देखने पर असली वजह मिल जाती है। अकबर हंसकर बोले, और इसलिए तुम बीरबल हो। अगर तुम्हें न बुलाता तो शायद आज पूरा महल डर से कांप रहा होता। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, डर वही फैलता है जहां समझ की रोशनी ना पहुंचे। उस दिन से महल में एक नया नियम बन गया, कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति पुराने कमरों या वस्तुओं को नहीं छुएगा। और सैनिक, वो कई दिनों तक पूरे महल की हंसी का केंद्र रहा। सब कहते, अरे संभल कर, कहीं फिर परछाई गायब न हो जाए। कहानी 4 अकबर, बीरबल और खामोशी का कैदी। फतेहपुर सीकरी में उस रात कुछ अजीब था। हवा भारी थी, जैसे वह भी किसी रहस्य का बोझ उठाए हो। महल के पहरेदार चौकन्ने खड़े थे, लेकिन उनमें से एक पहरेदार अचानक घबराते हुए दौड़ता हुआ दरबार की ओर आया। आधी रात हो चुकी थी, फिर भी उसने बिना रुके कहा, जहांपनाह, महल के पुराने कोठार से किसी के रोने की आवाजें आ रही हैं, पर अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा। अकबर की भौहें तनी। क्या कोई कैदी भागकर वहां छिपा है? नहीं हुजूर, पहरेदार बोला। मैंने मशाल लेकर कोठार को पूरा देखा, कोई नहीं था, पर आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई आदमी बंदी हो और मुक्ति की भीख मांग रहा हो। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पूरी बात सुनी और तुरंत बोला, जहांपनाह, इस आवाज को सुनकर ही असल बात का पता चलेगा। चलिए वही चलते हैं। अकबर, बीरबल और कुछ चुने हुए सैनिक उस पुराने कोठार में पहुंचे। जगह धूल से भरी हुई थी।
लकड़ी की बक्सियां और टूटे पड़े औजार इधर उधर बिखरे थे। बीरबल ने इशारा किया और सबने कुछ देर शांति से खड़े होकर सुना। अगले ही पल एक धीमी डरी हुई आवाज गूंजी, मुझे यहां से निकालो। कोई है? अकबर की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये आवाज इंसान की थी, पर अंदर कोई नहीं था। अकबर ने फुसफुसाकर पूछा, बीरबल, ये क्या है? भूत प्रेत की आवाज तो नहीं? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, आवाजें कभी झूठ नहीं बोलती, मगर जो सुनता है वो अक्सर भ्रम में पड़ जाता है। आइए, हमें इस जगह को ध्यान से परखना होगा। बीरबल ने मशाल को दीवारों और फर्श पर घुमाया। पुराने कमरे की एक दीवार में उन्हें एक बहुत हल्की दरार दिखी। उन्होंने सैनिकों से कहा, इसे हटाओ। सैनिकों ने पत्थर हटाया, पर पीछे सिर्फ मिट्टी दिखी, कोई रास्ता नहीं। अकबर बोले, फिर आवाज आती कहां से है? तभी आवाज फिर गूंजी, इस बार और करीब से, जैसे दीवार के अंदर से। बचाओ। सैनिक डरकर पीछे हट गए। अकबर भी बेचैन हो उठे। बीरबल ने दीवार के पास झुककर मिट्टी को सूंघा। फिर उन्होंने दीवार पर थपकी दी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। जहां पनाह, यह आवाज कोई कैदी नहीं, बल्कि कैद किए गए शब्द हैं। अकबर चौंक गए। ये क्या बात हुई? बीरबल बोले, इतिहास में एक समय ऐसा था जब कुछ विद्वान आवाजों को मिट्टी के भीतर जेल में बंद करके उनकी गूंज को सुरक्षित रखते थे। ये एक पुरानी तकनीक है जिसे हम आज खो चुके हैं। ये कमरा कभी शाही ध्वनियों और संदेशों का भंडार रहा होगा। यहाँ की दीवारों में ऐसी मिट्टी लगी है जिसमें पुरानी आवाजें दबकर रह जाती हैं। जब हवा का तापमान, नमी और दबाव एकदम समान होते हैं तो वे आवाजें वापस बाहर आने लगती हैं। अकबर ने विस्मय से कहा, तो इसका मतलब ये आवाजें किसी की जान की पुकार नहीं, बल्कि इतिहास की कैद में बंद शब्द है? जी जहां पनाह, बीरबल बोले, और आज की रात उसी वातावरण ने उन शब्दों को जगा दिया है। इतने में आवाज फिर आई, मेरे बाद दरवाजा बंद कर देना, कोई अंदर ना आए। ये आवाज किसी पुराने महल सेवक की थी जिसने वर्षों पहले ये संदेश किसी कारण से छोड़ा था। अकबर ने राहत की सांस ली। उनका डर पूरी तरह मिट चुका था। सोल्जर्स भी चकित थे कि कैसे आवाजें मिट्टी में फंस सकती है। लेकिन बीरबल अभी पूरी बात नहीं बोले थे। उन्होंने एक कोना दिखाया जहां मिट्टी अलग रंग की थी। बोले, जहां पनाह, ये मिट्टी नई लग रही है। इसका मतलब है कि किसी ने हाल ही में यहां कुछ छुपाया है। अकबर ने तुरंत खोदने का आदेश दिया। कुछ ही देर में मिट्टी से एक छोटा लकड़ी का संदूक निकला। संदूक में सोने चांदी के आभूषण, दुर्लभ पत्थर और कुछ मूल्यवान दस्तावेज थे जो पिछले कुछ महीनों से गायब बताए जा रहे थे। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, यह चोरी दरबार के अंदर के ही किसी व्यक्ति ने की है। बीरबल ने संदूक का ढक्कन दिखाया। उस पर हल्की खरोंचें थी, अक्षर जैसी। अकबर ने ताड़ लिया, तैमूर, वही क्लर्क जो कुछ दिन पहले अचानक महल छोड़कर भाग गया था। बीरबल ने सिर हिलाया, जी जहां पनाह। उसने आवाजों वाली इस दीवार की जानकारी पाकर इस कमरे को छिपने की जगह बना लिया। उसे लगा कि यहां कोई नहीं आएगा, और भागते समय वो खजाना यही छोड़ गया। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने रात की खामोशी को बोलने पर मजबूर कर दिया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, खामोशी का भी अपना संगीत होता है, उसे बस सुनना आना चाहिए। उस रात महल से रहस्यमयी आवाजें आना बंद हो गई। कमरे को सील कर दिया गया और खजाना वापस शाही खजाने में पहुंचा दिया गया। दरबार में यह कहानी फैल गई कि बीरबल न सिर्फ लोगों की बातें पढ़ लेते हैं, बल्कि दीवारों में कैद आवाजें भी सुन लेते हैं। और अकबर अक्सर मजाक में कहते, अगर कभी हमारी आवाज खो जाए तो बीरबल उसे मिट्टी से भी निकाल लाएंगे। कहानी 5 अकबर, बीरबल और नजर न आने वाला मेहमान। फतेहपुर सीकरी की एक अजीब शाम थी। महल के ऊपर बादल मंडरा रहे थे, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दरबार अपनी रोज की रौनक समेट चुका था। अकबर अपने निजी कक्ष में जाने ही वाले थे कि तभी महल का सबसे बुजुर्ग दरबारी मीर सादुल्लाह तेजी से आते हुए अकबर को रोककर बोले, जहां पनाह, आज रात महल में कोई अनजाना मेहमान घुमा है, पर उसे किसी ने देखा नहीं। सिर्फ कदमों की आवाजें सुनाई दी। दरवाजे अपने आप खुले और कहीं कहीं जलती हुई मशालें अचानक बुझ गई। अकबर ठिठक गए।
किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? ये कैसे हो सकता है? मीर सादुल्लाह ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, लगता है कोई अदृश्य आदमी महल में घुस आया है। अकबर घबरा गए, लेकिन गुस्से में बोले, अदृश्य? ये क्या बकवास है? तुरंत बीरबल को बुलाओ। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में पहुंच गए। उन्होंने पूरा किस्सा सुना और मुस्कुरा उठे। अकबर ने चिढ़कर कहा, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? ये कोई मामूली बात नहीं। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, हर रहस्य की जड़ में कारण होता है। हमें देखना होगा कि ये मेहमान सचमुच अदृश्य है या सिर्फ चतुर। अकबर ने कहा, तुरंत जांच करो, मैं भी साथ चलूंगा। रात का पहर गहरा चुका था। महल की लंबी गलियारों में मशालें जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि हर 2 कदम पर एक सैनिक खड़ा हो जाए और कोई हल्की सी आवाज भी सुनी जाए तो इशारा करे। कुछ देर बाद महल के उत्तर वाले हिस्से से हल्के से पैरों की आवाज आई। 1, 5, 10 कदम। कोई धीरे धीरे चल रहा था। सैनिकों ने इशारा किया और सब चुपचाप उस ओर बढ़ने लगे, पर जैसे ही वे करीब पहुंचे, आवाज गायब। अकबर झुंझलाए, ये आखिर है कौन? तभी बीरबल ने जमीन पर धूल में बने निशान देखे, बहुत हल्के, जैसे किसी ने बेहद मुलायम कपड़ा पहनकर कदम रखा हो। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, ये इंसान है, भूत नहीं। अकबर ने पूछा, पर दिखता क्यों नहीं? बीरबल ने मशाल जमीन के बिल्कुल पास करके धूल की ओर रोशनी डाली। उस क्षण धूल में एक झिलमिलाई दिखाई दी, जैसे किसी पारदर्शी कपड़े पर रोशनी टकराई हो। बीरबल की आंखें चमक उठीं। जहां पनाह, मुझे अब पूरी बात समझ में आ गई। अकबर उत्सुकता से बोले, बताओ। बीरबल ने हल्की आवाज में कहा, यह कोई चोर है जिसने शरीर पर रंगहीन प्रकाश प्रतिबिंबित कपड़ा लपेटा हुआ है। यह कपड़ा रोशनी को इस तरह मोड़ देता है कि देखने वाले को वह दिखाई नहीं देता। यह तकनीक कुछ खास कारीगरों के पास ही होती है। इसका पूरा नाम है सम्मिश्र प्रतिफल वस्त्र। लगता है ये चोर महल में घुसकर कुछ बड़ा चोरी करना चाहता है। अकबर आश्चर्य से बोले, तो हमें उसे पकड़ना कैसे है? बीरबल मुस्कुराए, बहुत आसान। प्रकाश उसे नहीं पकड़ेगा, पर हवा पकड़ लेगी। उन्होंने सैनिकों को चावल का बेहद महीन आटा और गुलाल लाने को कहा। फिर निर्देश दिए कि पूरे गलियारे में बेहद हल्का गुलाल हवा में उड़ाया जाए। हवा के झोंके से गुलाल फैलने लगा और तभी देख, गलियारे के बीच हवा में एक अजीब सा आकार उभर आया, मानो हवा किसी अदृश्य चीज से टकरा रही हो। गुलाल उस अदृश्य शरीर से चिपककर उसकी आउटलाइन दिखाने लगा। अकबर चौंक गए। वो रहा, अदृश्य चोर। सैनिकों ने आगे बढ़कर उसे घेर लिया। चोर भागने लगा, पर हर कदम पर गुलाल उसके शरीर का रास्ता दिखाता रहा। अंत में बीरबल ने खुद आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया और सैनिकों ने उसे धर दबोचा। चोर को घसीटते हुए दरबार में लाया गया। उसके शरीर से वह प्रकाश प्रतिबिंबित कपड़ा उतारा गया। वो कपड़ा पारदर्शी था, लेकिन उसमें बारीक चांदी के रेशे बुने थे। अकबर बोले, तुम कौन हो और महल में क्यों घुसे? चोर ने कांपते हुए कहा, जहां पनाह, मैं राज कारीगरों में से एक था। ये कपड़ा मैंने बनाया था, लेकिन मुझे दरबार से निकाल दिया गया। बदला लेने और अपनी कला दिखाने के लिए महल में घुसा था। अकबर गुस्से से बोले, तुम्हारी कला अगर नेक काम में इस्तेमाल होती तो आज तुम नायक होते, चोर नहीं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, कला कभी बुरी नहीं होती, पर मन का इरादा उसे अच्छा या बुरा बनाता है। अकबर ने चोर को कड़ी सजा देने का आदेश तो दिया, लेकिन साथ ही उसकी कला को संरक्षित करने के लिए खास कारीगरों की टीम में शामिल कर लिया, ताकि ऐसी तकनीक शाही सेना की सुरक्षा में इस्तेमाल हो सके, गलत हाथों में नहीं। उस रात के बाद महल में कोई अदृश्य मेहमान नहीं आया, लेकिन सब कहते थे कि अगर बीरबल न होते तो शायद वो चोर महीनों तक महल में घूमता रहता और किसी को पता भी न चलता। अकबर अक्सर मजाक में कहते, दुनिया अदृश्य हो जाए, फिर भी बीरबल उसे हवा से पकड़ लेंगे। कहानी 6 बीरबल और परछाइयों का खेल। फतेहपुर सीकरी में एक अजीब शाम थी। आसमान में बादल थे, हवा में हल्की ठंडक थी और महल की लंबी सी गलियों में दियों की रोशनी दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। लेकिन उस शाम एक बात अजीब थी, परछाइयां हिल रही थी।
जबकि उनके सामने खड़े लोग बिल्कुल स्थिर थे। दरबार खत्म हो चुका था। अकबर अपने निजी कक्ष में जाने वाले थे कि तभी एक सिपाही डरते हुए अंदर आया और कांपती आवाज में बोला, जहांपना, महल के पश्चिमी गलियारे में कुछ विचित्र हो रहा है। परछाइयां अपने आप हिल रही है। अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। परछाइयां हिल रही है? इंसान नहीं, परछाइयां? सिपाही ने डरते हुए सिर हिलाया। अकबर ने तुरंत किसी को भेजने के बजाय कहा, बीरबल को बुलाओ। कुछ ही देर में बीरबल आए। अकबर ने उन्हें सारी बात बताई। बीरबल मुस्कुराए नहीं, जैसा वे अक्सर अजीब बातों पर करते थे, बल्कि उनकी आंखों में हल्की चिंता दिखी। जहांपनाह, चलकर देखते हैं, वे बोले। दोनों उस गली में पहुंचे। वहां की दीवारें लंबी, ठंडी और थोड़ी नम थी। दियों की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी और वही परछाइयां फैली हुई थी। लेकिन जैसे ही बीरबल आगे बढ़े, एक परछाई हल्के से हिली, जैसे किसी ने उसकी पूंछ खींच दी हो। सिपाही डरकर पीछे हट गए। अकबर ने तलवार की मूठ पकड़ ली और बोले, ये जादू है या किसी की चाल? बीरबल ने दीवार को ध्यान से देखा। फिर वे झुककर जमीन की तरफ देखने लगे। जहांपनाह, अगर परछाइयां खुद हिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि रोशनी में कोई गड़बड़ है, या फिर दीवार में। उन्होंने हाथ से दीवार को थपथपाया। टप टप, आवाज खोखली थी। बीरबल ने कहा, यहां कुछ है, कोई छुपा हुआ चैम्बर या रास्ता। अकबर ने तुरंत सैनिकों को दीवार तोड़ने को कहा। हथौड़े चले और थोड़ी देर में दीवार का एक हिस्सा गिरा। उसके पीछे एक संकरा कमरा था, बहुत पुराना, बहुत धूल भरा, और दीवारों पर अलग अलग आकृतियां बनी हुई थी। कमरे की हवा भारी थी। अंदर रखे एक बड़े पत्थर का सांचा अलग ही चीज था। उस पर अजीब अपठनीय चिन्ह खुदे हुए थे। अकबर बोले, ये क्या जगह है? बीरबल धीरे से बोले, शायद महल बनने से पहले किसी पुराने साधक का कमरा रहा होगा। वो रोशनी और परछाइयों का अध्ययन करता होगा। इन आकृतियों से लगता है वो सूर्य की दिशा, दियों की जगह और दीवारों पर पड़ने वाले आकारों को बदलकर भ्रम पैदा करता था। अकबर ने कहा, तो ये जादू नहीं? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, ये विज्ञान है, समय से पहले का विज्ञान। लेकिन तभी कमरे के कोने से एक बहुत धीमी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई पत्ते सा चीज हिल रहा हो। सारे सैनिक चौकन्ने हो गए। बीरबल आगे बढ़े और देखा कि एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा आधा खुला हुआ पड़ा था। उन्होंने सावधानी से उसे उठाया। अंदर पुरानी पन्नियों के ढेर थे। सभी पर सूर्य, छाया, दिशाओं और समय के बारे में सूत्र लिखे थे। लेकिन आखिरी पन्नी सबसे अजीब थी। उस पर लिखा था, जिस राजा को सत्य की रोशनी प्रिय नहीं होती, उसकी परछाइयां उससे पहले उसका राज छोड़ देती है। अकबर चौंक गए। क्या इसका मतलब है कि ये चेतावनी है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये किसी साधक का ज्ञान है। वो बताना चाहता था कि गलतियों, अन्याय और अंधकार से घिरा राजा सत्य की परछाई खो देता है, और यही कारण है कि गलियारे की परछाइयां हिल रही थी। वो कोई आत्मा या जादू नहीं, बल्कि इस गुप्त कमरे में बने प्रतिबिंब थे जो हवा के साथ हिल रहे थे। अकबर ने राहत की सांस ली, पर उनके मन में गहरी सोच उतर चुकी थी। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर किसी राजा की परछाइयां उससे पहले ही मुड़ने लगे, तो ये उसके राज्य के लिए संकेत है। मुझे इसे गंभीरता से लेना होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ज्ञान का कोई रूप छोटा नहीं होता, चाहे वो परछाई ही क्यों न हो। अकबर ने उस कमरे को बंद करवाकर सारे पन्ने अपने निजी ग्रंथालय में सुरक्षित रखवा दिए। लेकिन उस रात अकबर नींद में भी बार बार जाग जाते। दीवारों पर परछाइयां सामान्य ही थी, लेकिन अकबर को लगता कि वे उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। अगली सुबह से अकबर ने दरबार में कुछ भी निर्णय लेने से पहले गहराई से सोचना शुरू कर दिया। लोगों ने महसूस किया कि बादशाह अब पहले से अधिक न्यायप्रिय, अधिक शांत और अधिक समझदार लग रहे थे। बीरबल ने चुपचाप देखा और मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक साधक की पुरानी परछाइयों ने अकबर के दिल में नई रोशनी जगा दी है, और तभी से महल में कोई भी परछाई कभी फिर अजीब तरीके से नहीं हिली। लेकिन महल के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, परछाई तब तक सीधी चलती है जब तक राजा सही राह पर चलता है। कहानी 7 बीरबल और अद्भुत घंटियों का राज।
एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह रौनक से भरा हुआ था। पर इन दिनों बादशाह अकबर के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। दरबार में कई दिन से ये चर्चा थी कि शहर के पुराने बाजार में रात के समय एक सुनसान गली से रहस्यमयी घंटियों की आवाज आती है। कोई वहां जाता नहीं था, क्योंकि लोगों का कहना था कि वो जगह भूतिया है। कुछ लोग कहते थे कि आधी रात को हवा अपने आप घंटियों को हिलाती है, तो कुछ कहते थे कि कोई अदृश्य शक्ति वहां घूमती है। दरबार के पहरेदार भी एक दो बार उस रास्ते पर गए, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वे डरकर वापस लौट आए। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल, इस शहर में डर की वजह से लोग बाजार जाने से कतराने लगे हैं। ये बात सही नहीं। तुम्हें इस रहस्य का पता लगाना होगा। बीरबल ने स्वाभाविक शांति के साथ कहा, जहां पनाह, रात की चीजें रात को ही पकड़ी जाती है। मैं आज ही जांच करूंगा। रात हुई। आसमान में बादल थे और चांद का प्रकाश धीमा था। शहर का वो पुराना बाजार इतना सुनसान था कि जैसे सदियों से वहां कोई नहीं आया हो। पुराने मकानों की खिड़कियां हवाओं में चरमराती थी। बीरबल अकेले ही उस गली में पहुंचे जहां रहस्यमयी घंटियों की आवाज आती थी। पहली ही मंजिल पर उन्हें हल्की सी घंटी सुनाई दी, टुन टुन, जैसे कोई बहुत धीरे से उन्हें बुला रहा हो। बीरबल रुककर सुनने लगे। आवाज एक जगह से नहीं, बल्कि कभी बाएं तो कभी दाएं से आती। ये आवाज हवा जैसी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई उसे जानबूझकर बजा रहा हो। बीरबल ने मशाल जलाई और आगे बढ़े। गली संकरी थी और दोनों तरफ पुराने घरों की दीवारें झुकी हुई थी। जैसे ही बीरबल आगे पहुंचे, घंटियों की आवाज अचानक तेज हो गई, एकदम साफ, टुन टुन टनन। पर वहां कोई नहीं था। बीरबल घुटनों के बल बैठकर दीवारों को देखने लगे। उन्होंने दीवार के नीचे एक बहुत पतली लाइन देखी, जैसे किसी ने नीचे से मिट्टी हटाई हो। उन्होंने उंगलियों से मिट्टी हटाई तो एक छोटी लकड़ी की पट्टी दिखाई दी। पट्टी जमीन पर खींचने से घंटी बजती थी। बीरबल ने सोचा कि ये किसी इंसान की चाल है। वो धीरे धीरे उस आवाज के पीछे पीछे आगे बढ़े और एक पुरानी हवेली के पिछवाड़े पहुंचे। हवेली बिल्कुल टूट चुकी थी। वहां अंधेरा और घना सन्नाटा था। अचानक एक खिड़की चटाक से हिली और घंटियों की आवाज फिर गूंज उठी। बीरबल ने मशाल ऊपर की और खिड़की के भीतर देखा। अंदर कोई इंसान खड़ा था, पतला दुबला, गंदे कपड़ों में, आंखों में अजीब सी चमक। वो आदमी डरकर बोल पड़ा, कौन है? कौन आया है? बीरबल ने कहा, मैं बीरबल हूं, बादशाह अकबर का वजीर। और तुम कौन हो जो रात में शहर को डराते फिरते हो? आदमी रोने लगा। वो घुटनों के बल बैठ गया। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चोर नहीं हूं, नहीं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। मेरा नाम ईशान है। मैं पहले राज दरबार में घंटियों का काम करता था, वाद्यों की मरम्मत करता था। मगर एक हादसे में मेरा घर परिवार सब छिन गया। मैं पागल जैसा हो गया। लोग मुझे भूत समझने लगे। डर के कारण कोई न मुझे देखता न बात करता। मैं रात में सिर्फ अपनी घंटियों से खेलता था, क्योंकि वही मेरी दुनिया थी। बीरबल ने देखा कि कमरे में जगह जगह अलग अलग तरह की घंटियां थी। कुछ लोहे की, कुछ पीतल की, कुछ लकड़ी की। उनमें से कई टूट चुकी थी। आदमी की आंखों में दर्द भी था और अकेलापन भी। बीरबल ने पूछा, तुमने जमीन में ये पट्टियां क्यों लगाई? लोग तो रात रात भर डरते हैं। ईशान बोला, मैं बस चाहता था कि कोई मेरी आवाज सुने, कोई मेरे पास आए। मुझे लगा कि अगर आवाज अजीब होगी तो कोई आएगा, लेकिन सब डर गए। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, आओ चलो मेरे साथ। लोग तुम्हें भूत समझते हैं, लेकिन तुम्हारी कला कोई भूत की नहीं, एक कारीगर की है। अगले दिन बीरबल ने उसे दरबार में पेश किया और पूरी बात बताई। अकबर ने उसे देखकर कहा, डर फैलाने का कारण गलत था, लेकिन इरादा गलत नहीं। तुम्हारे हाथों में हुनर है। अकबर ने आदेश दिया, ईशान आज से शाही घंटी वाद्यकार होगा। दरबार के हर उत्सव में ये अपनी घंटियों से नई धुनें तैयार करेगा और सबसे बढ़कर लोगों को डराने के बजाय खुशियां बांटेगा। ईशान फूट फूट कर रो पड़ा। उसे नई जिंदगी मिल चुकी थी और उस दिन के बाद उस गली में कोई घंटियों की अजीब आवाज नहीं आई। हाँ, महल के उत्सवों में जब भी घंटियां बजती, लोग मुस्कुराते हुए कहते, देखो
ये वही अद्भुत घंटियों का राज है जिसे बीरबल ने खोजा था। कहानी 8 बीरबल और गायब होती आवाजें। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी में एक अजीब घटना होने लगी थी। रात होते ही शहर के कुछ घरों में लोग अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते थे। वे बोलते थे लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती, जैसे किसी ने हवा से उनकी आवाज चुरा ली हो। लोग डरने लगे और कहने लगे कि कोई अनदेखी शक्ति ये सब कर रही है। सबसे ज्यादा परेशानी तब हुई जब एक दिन महल के पहरेदारों ने बताया कि महल के पिछले हिस्से में उनके सहायता चिल्लाने पर भी आवाज बाहर नहीं गई। पहरेदारों ने कहा कि जैसे किसी ने उनकी आवाज पकड़कर हवा में रोक ली हो। अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया और कहा, यह मामला साधारण नहीं है। आवाज कोई चीज नहीं कि चोरी हो जाए, इसमें जरूर कोई चाल है। सबकी नजर बीरबल पर गई। बीरबल शांत भाव से बोले, जहांपनाह, आवाज चोरी हो नहीं सकती पर रोकी जा सकती है, और जिस चीज को रोका जा सकता है उसके पीछे इंसान ही होता है। उस रात बीरबल ने जांच करने का निश्चय किया। महल का पिछला हिस्सा रात में बिल्कुल शांत था। बीरबल धीरे धीरे उन गलियों में गए जहां आवाजें गायब होने का किस्सा सबसे ज्यादा सुना गया था। उन्होंने एक पहरेदार को दूर खड़ा करके कहा, चिल्लाओ। पहरेदार ने चिल्लाकर कहा, बीरबल साहब, लेकिन आवाज उनके पास तक भी नहीं पहुंची। बीच की हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार आवाज को वही रोक रही हो। बीरबल बैठकर हवा को महसूस करने लगे। उन्होंने हाथ हिलाया। हवा वहां थोड़ी भारी लगी, जैसे किसी बहुत पतले कपड़े की परत लगी हो। अचानक उन्हें हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वे आवाज के पीछे धीमे धीमे चलने लगे। सरसराहट उन्हें एक टूटे हुए सुनसान गोदाम तक ले गई। गोदाम के अंदर से अजीब सी धपधप की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लकड़ी पर चोट कर रहा हो। बीरबल ने अंदर झांका। अंदर 2 आदमी मेहनत से कुछ बना रहे थे। लकड़ी का बड़ा ढांचा, जिसके चारों तरफ पतली पतली नलियां लगी थी। हर नली के आगे एक बहुत पतला कपड़ा तना था, इतना पतला कि हवा उसे हिला नहीं सकती थी। बीरबल समझ गए, ये लोग आवाज रोकने के लिए हवा का रास्ता बदल रहे थे। जहां नलियां हो वहां से आवाज बाहर नहीं जा सकती थी, जैसे कमरे में ध्वनि चूस ली जाती हो। उनके अचानक कदम की आहट सुनकर दोनों आदमी चौंक गए। कौन है वहां? बीरबल मशाल लेकर अंदर आए और बोले, मैं बीरबल हूं, बादशाह अकबर का वजीर। और तुम दोनों कौन हो जो शहर की आवाजें चुराने लगे? पहला आदमी जमीन पर बैठ गया। हुजूर, हम चोर नहीं हैं, हम कारीगर हैं, ध्वनि के कारीगर। हम ध्वनि दीवारें बनाते हैं। हमें एक अमीर व्यापारी ने काम दिया था कि हम ऐसी मशीन बनाएं जिससे आवाज रोक दी जाए। उसने कहा था कि वो इसे महल में लगवाएगा और बहुत पैसे देगा। हम तो बस मजदूर हैं, हमें नहीं पता था कि इससे शहर में डर फैल जाएगा। बीरबल ने पूछा, वो व्यापारी कौन था? दूसरे आदमी ने कहा, नाम है मुहफ्फर। वो चाहता था कि महल के कुछ हिस्सों में आवाज न जा सके, ताकि वो चोरी से खजाने तक पहुंच सके। आवाज न फैले तो पहरेदार चिल्लाए भी तो कोई न सुने। बीरबल की आंखों में तेज चमक आ गई। उन्होंने दोनों कारीगरों को अपने साथ लिया और उनके बताए अनुसार मुहफ्फर के घर पहुंचे। रात के तीसरे पहर मुहफ्फर अपने घर में चोरी का सामान, नक्शे और महल का पीछे का रास्ता तैयार कर रहा था। बीरबल और सैनिक अचानक अंदर घुस आए। मुहफ्फर घबरा गया और भागने लगा, लेकिन बीरबल ने कहा, तेरी आवाज तो रोक नहीं पाएगा, लेकिन न्याय की आवाज तुझे जरूर घेर लेगी। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल ने घटना की सारी कहानी सुनाई, कैसे आवाजें रोकी गई, कैसे कारीगरों को काम पर लगाया गया और कैसे व्यापारी महल के खजाने तक चुपचाप पहुंचने की योजना बना रहा था। अकबर गुस्से में बोले, मुहफ्फर, तूने पूरे शहर को डराया, महल की सुरक्षा को खतरे में डाला, तुझे कठोर दंड मिलेगा। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने न केवल आवाजों को आजाद किया, बल्कि शहर से डर का पर्दा भी हटा दिया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आवाज जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही उसकी आजादी भी। हवा कभी आवाज को रोकने के लिए नहीं, उसे फैलाने के लिए बनी है। और उस दिन के बाद शहर में फिर कभी कोई आवाज गायब नहीं हुई।
लोग हंसते हुए कहते, जहां आवाज अटक जाए वहां बीरबल जरूर पहुंच जाते हैं। कहानी 9 रहस्यमयी मोमबत्ती। अकबर बादशाह के दरबार में उस दिन बिल्कुल अलग ही हलचल थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही फतेहपुर सीकरी के लाल पत्थरों पर पड़ी, महल की दीवारें सोने की तरह चमक उठीं। हवा में हल्की ठंडक थी और पंछियों की आवाजें सुबह को और भी सुरीला बना रही थी। मगर इस शांति के बीच महल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी दौड़ रही थी। वजह थी महल की रानियों द्वारा भेजा गया एक अजीब संदेश। रानियों ने शिकायत की थी कि रात को उनके महलों के बाहर एक अनजानी रोशनी दिखाई देती है, जो कुछ क्षणों के लिए चमकती है और फिर गायब हो जाती है। वे कहती थी कि यह कोई साधारण रोशनी नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी शक्ति का संकेत है। ये सुनते ही दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई इसे भूत समझ रहा था, कोई जादू, और कोई किसी चाल का शक कर रहा था। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया। सभी मंत्री, सूबेदार, सेनापति और बुद्धिमान बीरबल दरबार में इकट्ठे हो गए। अकबर ने बीरबल को देखा और बोले, बीरबल, यह रहस्य अगर किसी के बस की बात है तो वो तुम हो। आज रात ही इस बात की हकीकत पता करो। बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, रात को मैं खुद महल के चारों ओर निगरानी रखूंगा। जो भी सच होगा वो कल सुबह आपके सामने होगा। रात होने लगी। महल के चौकों में दिए जलाए गए। पहरेदारों को दोगुनी चौकसी का आदेश मिल गया। हर ओर खामोशी का माहौल था। सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बीरबल अपने कंधे पर पतली सी चादर डाले महल के पिछवाड़े की ओर छिपकर बैठ गए, जहां रानियां रोशनी देखने का दावा करती थी। घंटों बीत गए, फिर अचानक दूर एक नीली सी चमक दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। दरबारियों की सांसें जैसे रुक गई। पहरेदार डर के मारे अपने भाले कसकर पकड़ने लगे। बीरबल ने रोशनी की दिशा में ध्यान से देखा। कुछ ही देर में पता चला कि रोशनी महल के बाहर जंगल की दिशा से आ रही है। बीरबल तुरंत उठे और बिना किसी को बताए चुपचाप उस रोशनी की ओर चल पड़े। वे जैसे जैसे पास जाते, रोशनी और साफ दिखाई देती। लेकिन वहां पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर वे खुद भी आश्चर्य में पड़ गए। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके सामने मिट्टी का एक चोगा और एक थैली पड़ी थी। वो एक खास तरह की मोमबत्ती जलाता और फिर उसे झट से बुझा देता। जब भी मोमबत्ती जलती, उससे अजीब सी नीली तेज रोशनी निकलती। बीरबल छुपकर उसे देखते रहे। अचानक एक पत्थर उनके पैर से टकराया और आवाज हुई। बूढ़े ने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा। बीरबल सामने आए और बोले, चिंता मत करो बाबा, मैं कोई चोर नहीं। ये बताओ, ये कैसी मोमबत्ती है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये साधारण मोमबत्ती नहीं है। ये मेरे पिता की बनाई हुई आखिरी वस्तु है। वे एक महान कारीगर थे। इस मोमबत्ती की रोशनी इतनी दूर तक जाती है कि इसे देखकर लोग डर जाते हैं। मैं इसे जलाकर अपने परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और फिर बुझा देता हूँ, ताकि किसी को कोई नुकसान न हो। बीरबल ने पूछा, लेकिन तुम इसे महल की तरफ क्यों जलाते हो? बूढ़ा बोला, मैं इसे जानबूझकर नहीं जलाता, पर जंगल में तेज हवा चलती है और कभी कभी मोमबत्ती मेरी दिशा से हटकर महल की ओर मुड़ जाती है। मेरा इरादा किसी को डराने का नहीं है। बीरबल समझ गए कि ये किसी रहस्यमयी शक्ति या भूत की नहीं, बल्कि एक बूढ़े कारीगर की भावनाओं की कहानी है। अगली सुबह बीरबल ने सारा मामला अकबर को बताया। दरबारियों ने राहत की सांस ली। अकबर ने उस बूढ़े को बुलवाया। जब वो दरबार में आया तो अकबर ने उसे सम्मान दिया और कहा, तुम्हारे पिता असाधारण कारीगर थे। उनकी बनाई चीजें हमारे लिए सम्मान की बात है। हम चाहते हैं कि तुम महल में रहो और अपनी कला हमें भी सिखाओ। बूढ़े की आंखें भर आई। वो बोला, जहांपनाह, आपको धन्यवाद। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी छोटी सी मोमबत्ती मुझे आपके दरबार तक ले आएगी। उस दिन से बूढ़ा महल में रहने लगा। वो नई नई कलाकृतियां बनाता और बीरबल अक्सर उससे कहानियां सुनते। महल में अब रात की नीली रोशनी नहीं दिखती थी, क्योंकि अब वो डर की नहीं, सम्मान और कला की रोशनी बन चुकी थी। और यूं बीरबल ने एक बार फिर अपने बुद्धि विवेक से एक रहस्य सुलझाया और महल में शांति बहाल कर दी। कहानी 10 शाही आईना। फतेहपुर सीकरी का विशाल किला उस सुबह कुछ अलग ही चमक रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी
और आसमान गुलाबी रंग में रंगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दरबारियों में फुसफुसाहट थी कि बादशाह इतने परेशान क्यों हैं। तभी बीरबल दरबार में दाखिल हुए और उन्होंने अकबर के चेहरे की बेचैनी देखकर पूछा, जहां पनाह, क्या बात है? आप चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, कल रात एक अजीब घटना हुई है। मेरे निजी कमरे में रखा हुआ शाही आईना, उसमें मेरी तस्वीर वैसी नहीं दिख रही थी जैसी होनी चाहिए। आईने में मेरा चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ, कमजोर और थका हुआ दिखाई दे रहा था, जबकि मेरे सामने मैं सामान्य ही था। ऐसा कैसे हो सकता है? दरबारियों के बीच खलबली मच गई। किसी ने कहा कि यह जादू है, किसी ने कहा कि महल में कोई शाप सक्रिय हो गया है। लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, जहां पनाह, हर रहस्य का हल होता है। आज रात मुझे उस आईने को देखने दीजिए, तब तक कोई भी उस कमरे में मत जाए। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। शाम ढलते ही महल के दिए जलने लगे और पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी गई। महल में एक मौन सा वातावरण बन गया था। बीरबल अकेले ही अकबर के कमरे में पहुंचे। कमरा सुगंधित धूप से भरा था और बीच में रखा शाही आईना चांदी के फ्रेम में सजा चमक रहा था। बीरबल ने उसकी ओर गौर से देखा। वो आईना बिल्कुल साधारण नहीं था। उसका किनारा एक विशेष धातु से बना था जो हल्के हल्के चमक रहा था। उन्होंने धीरे से दीपक को उठाया और आईने के पास ले जाकर देखा। आईने में उनकी छवि सामान्य थी। बीरबल काफी देर तक कमरे में घूमते रहे, आईने को हर कोण से देखते रहे, लेकिन कोई असामान्य चीज नजर नहीं आई। तभी उनकी नजर कमरे के एक कोने में रखे एक छोटे से लकड़ी के बक्से पर पड़ी। उन्होंने बक्सा खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी माला और 2 पुराने मोती थे। ये सब किसी सामान्य नौकर की चीजों जैसे लग रहे थे। पर सवाल था, ये अकबर के निजी कमरे में क्यों थे? बीरबल ने तुरंत एक पहरेदार को भेजकर पता करवाया कि ये बक्सा किसका है। कुछ ही देर में जवाब आया कि ये बक्सा राजमहल के एक पुराने सेवक मंगतराम का था, जो पिछले महीनों से बीमार था और काम पर नहीं आ रहा था। बीरबल की समझ में आया कि धागा यहीं से खुल सकता है। अगले दिन वे मंगतराम से मिलने उसके घर गए। मंगतराम बेहद कमजोर अवस्था में बिस्तर पर पड़ा था। बीरबल धीरे से बोले, मंगतराम, सच सच बताओ, तुम्हारा बक्सा बादशाह के कमरे में कैसे पहुंचा? मंगतराम की आंखें भर आई। उसने कहा, हुजूर, कुछ महीने पहले मेरे बेटे को नौकरी की जरूरत थी। मैंने किसी ज्योतिषी के कहने पर एक टोटका किया। उसने कहा था कि अगर मैं अपनी कुछ पुरानी चीजें बादशाह के कमरे में रख दूं और उससे राजयोग मांगू तो मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी। इसलिए मैंने रात के अंधेरे में ये बक्सा कमरे में छुपाकर रख दिया। मुझे नहीं पता था कि इससे कोई परेशानी हो जाएगी। बीरबल ने उससे और पूछताछ की तो पता चला कि उस बक्से में रखे पुराने मोती और माला एक खास धातु से बने थे और उन्हीं में से निकलने वाली हल्की चमक आईने पर ऐसी परछाई डाल रही थी जिससे आईने की छवि बिगड़ रही थी। आईना कोई जादुई नहीं था, बल्कि उन चीजों के कारण उसका प्रतिबिंब बदल रहा था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में पूरे मामले का खुलासा किया। सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। अकबर ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुमने फिर से ये साबित कर दिया कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, तुम्हारी बुद्धि के सामने ठहर नहीं सकती। अकबर ने मंगतराम को महल में बुलवाया। वो डरते डरते दरबार में आया, लेकिन अकबर ने उसे दंड देने के बजाय कहा, तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था, बस तरीका गलत था। तुम्हारे बेटे को महल में नौकरी दी जाएगी, लेकिन याद रहे, भीतर की सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती, जैसे आईना झूठ नहीं दिखा सकता। मंगतराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बीरबल के पैरों में झुककर धन्यवाद दिया। उस रात महल में शांति थी और शाही आईना फिर से बिल्कुल साफ और चमकदार। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम ना होते तो शायद हम आज भी उस आईने को भूतों प्रेत का चमत्कार समझ रहे होते। बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, आईना डराता नहीं है, बस सच दिखाता है। सही दिशा में देखना आना चाहिए।